अब सबसे पहले रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में रहता है, फिर ERV, फिर TV, फिर IRV। अब ध्यान से सुनो, जब तुम फोर्स इंस्पिरेशन कर रहे हो तो तब तो ये है, अब तुम फोर्स इंस्पिरेशन नहीं कर रहे, मतलब ये यूज हो रहा क्या? नहीं। मतलब यहां पे एयर है क्या? नहीं। तुम जब फोर्स इंस्पिरेशन करोगे तभी वो यूज करोगे, समझ गए? ओके। अब नॉर्मल एक्सपीरेशन कर दिया, मतलब ये यूज किया, तो बताओ फिर अब कितना बचा हुआ है? दिस इज FRC। सिंपल। मतलब जब नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है दैट इज FRC। अब अगर मैं फोर्सफुल एक्सपीरेशन करूं तो ये भी खत्म, तो क्या बचा? सिंपल। तो यही तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। मैं वही तो बोल रहा हूं, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना वो NCERT से कंपेयर करो तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें आता है। समझा? और टोटल लंग कैपेसिटी मतलब NCERT बोलता है कि भाई देखो RV, ERV, TV। अब देखो NCERT क्या बोलता है वो सुनो। NCERT बोलता है पूरा जितना भी लंग्स में, ये पूरा लंग्स है ना, इसमें जितनी एयर अकोमोडेट हो सकती है फोर्स इंस्पिरेशन के एंड में, तो फोर्स इंस्पिरेशन कौन रिप्रेजेंट करता है? IRV। तो IRV के एंड मतलब यहां तक पूरा फुल हो गया ना? अब समझा? तो ये पूरा का पूरा एयर अगर ऑक्यूपाइड हो गया, अकोमोडेट हो गया, जितनी भी एयर अकोमोडेट हो रही है उतनी, दैट इज TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। सिंपल। बार बार लिखना पड़ेगा तब जाके याद होगा, बार बार करना पड़ेगा। कोई अगर ये सोचे कि सर एक बार में याद हो जाए, पॉसिबल नहीं है। कम से कम NCERT 50 बार लिखना पड़ेगा तब जाके याद होगा, तब जाके 360 आते हैं। इतना आसान थोड़ी है। तो एक दिन में थोड़ी लिखना है 50 बार, 2 साल में लिखना है। डेली 1 घंटे का होमवर्क करना है, हो गया। और जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारी क्वालिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे डेवलप हो गए, वैसे वैसे थोड़ा सा लेवल अप करते जाएंगे। लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि पहले कम से कम मन तो बनाओ कि पढ़ना है, मेहनत करनी है, तभी तो काम बनेगा। ठीक है, अब बताओ इससे पहले कोई डाउट है? अगर हो भी ना तो अच्छे से लिखने की वजह से वो भी ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा डाउट, अगर सही तरीके से लिखोगे तो। क्या कैसे लिखना है समझ गए? कल चेक करूंगा मैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक बात बताओ, हमने पढ़े थे चैप्टर हमें 4 स्टेप में पढ़ना है, याद है? नहीं याद है? सबसे पहला ब्रीदिंग, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तो हम पढ़ चुके, और स्पायरोमीटर से हमने वॉल्यूम और कैपेसिटी भी नाप लिया। अब जो एयर तुमने लंग्स में लेकर आए, वो एयर में से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड में। और ब्लड में से CO2 कहाँ जाएगा? समझ में आ गया? तो इसे क्या कहते हैं? पक्का? ओके, इसको कहते हैं एक्सचेंज। तो देखो ऑलरेडी पता है तुम्हें, क्योंकि डायग्राम बना के दिया था मैंने। एल्वियोलाई से CO2 जा रहा है ब्लड में, ब्लड से CO2 जा रहा है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड में। याद है? बोलो। एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज मतलब लेन देन, ऑक्सीजन का लेना, CO2 का देना। ठीक है, तो एल्वियोलाई के अंदर प्राइमरी साइट है, एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है एक्सचेंज की। तो सबसे पहले एक्सचेंज कहाँ पर होगा? एल्वियोलाई में। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो बोल रहा है ब्लड और टिश्यू में भी, मतलब 2 जगह एक्सचेंज होगा। क्या हमने भी पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 में लिखे थे? याद है? याद नहीं होगा तो नोट्स में पीछे जाके देखो, वहां पे मैंने ड्रॉ करके दिया है कि एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में और टिश्यू और ब्लड के बीच में। समझ गए? 2 बार डिफ्यूजन होगा, 2 बार एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज डिफ्यूजन से ही होता है। आगे पढ़ाऊं? ओके।
तो बताओ फिर प्राइमरी साइट कौन सी एक्सचेंज की? एल्वियोलाई। अच्छा, और दूसरी वाली कौन सी है? टिश्यू है ना, और ब्लड। ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन ही हो रहा है क्या? यस। किसके बेसिस पे? प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। क्या तुम समझ गए? पक्का? ओके, तो अगर चीजें हाई टू लो होने लगी तो हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन बोलते हैं या अगेंस्ट? याद है? अब आगे, solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. ये बोल रहा है solubility of the gases और thickness of the membrane, इससे diffusion को फर्क पड़ेगा। सही में ऐसा होता है? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल ये है एल्वियोलाई, कैसी बनाया था? क्या एल्वियोलाई हमने ऐसे ही बनाए थे? अच्छा, यहाँ पे हमने फिर ब्लड वेसल बनाए थे ऐसी? क्या ये डायग्राम याद आ रही है? यहाँ से कौन फ्लो हो रहा था? कौन जा रहा था? अच्छा, फिर यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिखा था, वो कहाँ आ रहा था? और CO2 लिखा था, वो कहाँ जा रहा था? क्या इसी को एक्सचेंज बोलते हैं? क्या ये प्राइमरी एक्सचेंज है? क्या ये डिफ्यूजन हो रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन हो रहा है? मतलब हाई टू समझे? एनी डाउट? अब आगे सुनो। अगर मैं ये जो मेम्ब्रेन है इसको मोटा कर दूं तो क्या डिफ्यूजन को फर्क पड़ेगा? डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा या कम होगा? बिकॉज तुमने मेम्ब्रेन मोटी कर दिया ना। सिंपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल चाय की दुकान पे कभी चाय छानने वाले को देखा है? वो चाय वाला जब चाय छानता है तो उसके पास में कपड़ा होता है चाय छानने के लिए, है ना? तो एक पतला सा कपड़ा है, ठीक है, मलमल का मसलिन क्लॉथ होता है, कॉटन का, उसमें चाय छान रहा है वो। तो चाय जल्दी छन गई, उसने वो कपड़े को डबल कर लिया, 2 कपड़े ले लिया। अब मेम्ब्रेन मोटी हो गई, अब चाय को छनने में टाइम लगेगा। चलो कपड़े को उसने ट्रिपल कर लिया तो और टाइम लगेगा। बस सिंपल ऐसी तो डिफ्यूजन का है ना, ये जितनी पतली होगी उतना ज़्यादा जल्दी होगी, समझा? तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब ये वाली मेम्ब्रेन ने थिन होना चाहिए कि थिक होना चाहिए? पक्का? ये थिक हो रही है क्या? तो इसकी थिकनेस से फर्क पड़ता है क्या? बहुत फर्क पड़ता है। तो देखो इसने क्या होना चाहिए? थिन होना चाहिए इसने, समझा? क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, कोई गैस की सोल्यूबिलिटी कम होती है। यहाँ पर हम कितनी गैसेस की बात कर रहे हैं? 2। तो सोल्यूबिलिटी की भी बात होगी ना। तो बताओ फिर डिफ्यूजन अगर हो रहा हो डिफ्यूजन, इसको किससे फर्क पड़ता है? 2 चीज़ों से। सबसे पहला तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, दूसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, समझा? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ये किसको अफेक्ट करते हैं? बोलो। तो यहां लिख दूंगा अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे। कोई डाउट है? पक्का? डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन अफेक्ट कर रहा है डिफ्यूजन को? क्या ऐसे ही लिखा था यहाँ पर? फिर से पढ़ के देखते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस और तो और एज वेल एज मतलब और तो और द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, समझा? मतलब डिफ्यूजन के स्पीड को, रेट को ये अफेक्ट कर सकते हैं, समझा? ओके, मतलब इससे फर्क पड़ता है। आगे बढ़े। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर।
सबसे पहले तो डेफिनेशन समझते हैं, रटते नहीं। किसकी डेफिनेशन है? पार्शियल प्रेशर की है क्या? क्या तुम्हें यहाँ टेबल दिख रहा है? ये टेबल किसका है? पार्शियल प्रेशर का टेबल है। किसका टेबल है? दिख रहा है क्या? अब बताओ, एटमॉस्फेरिक एयर में, मतलब ये हवा जो है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है और CO2 का पार्शियल प्रेशर? अच्छा, हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाता क्या? हमें पता है प्रेशर वॉल्यूम के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। गुड। तो यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? CO2 कितना होगा एल्वियोलाई में? और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कितना होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना होगा? और CO2 45। समझ में आ रहा है? अब ये सब चीज़ें तुम्हें रटना नहीं है, बिल्कुल समझाता हूँ मैं। इधर देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर क्या है। डेफिनेशन पढ़ो एक बार। अब हम पार्शियल प्रेशर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर तक मूवमेंट होने वाली है। तो हाई पार्शियल प्रेशर क्या है, लो पार्शियल प्रेशर क्या है, पता होना चाहिए ना? ओके, सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो डेफिनेशन के हिसाब से पार्शियल प्रेशर क्या है बोलो? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। समझाता हूं, देखो। हाँ सुनो, मान लो कि तुम फ्रूट खरीदने गए, ठीक है? क्या खरीदने गए? फ्रूट। अब तुम एप्पल खरीद रहे हो। एप्पल खरीदने के बाद तुमने बोला कि भाई देखो 1 किलो एप्पल दे दो, तो उसको ज़िंदा कर, ठीक है, मरना नहीं है, आंखें खोलो। तो 1 किलो फ्रूट एप्पल खरीद रहा मैं यहाँ पे, 1 किलो एप्पल खरीदना है। अब 1 किलो एप्पल खरीदने के लिए तुमने एप्पल वाले को बोला भाई भैया 1 किलो एप्पल दे दो। उसने कुछ एप्पल लिए और वेइंग मशीन पे रखना शुरू करा, ठीक है? अब उसमें थोड़ा सा वेट कम था, ठीक है? तो उसने बड़ा वाला एप्पल निकाल के छोटा वाला एप्पल रख दिया। ऐसा होता है? yes, बिल्कुल होता है। सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? yes, ओके। मतलब वेइंग मशीन है, उसके ऊपर एप्पल रखे हैं, एप्पल 1 किलो वो गिन रहा है और 1 किलो गिन के थैली में डाल के अपने को देने वाला है। यस और नो? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई 1 एप्पल मेरे को खाने को दे दो। तो मैंने 1 एप्पल उसमें से उठा के खाना शुरू कर दिया। तो अब कितना हो गया? अब 900 ग्राम हो गया। 1 किलो 1000 ग्राम होता है। तो अब 1 एप्पल उठा के खाने की वजह से वेट कम हो गया। तो मैं पूछ रहा हूँ बताओ भाई कितना वेट कम हो गया? तुम बोल रहे हो सर 100 ग्राम कम हो गया। तो मैं बोल रहा था ठीक है, जब ये था तो इसका वेट कितना था? 100 ग्राम। अब तो मैंने खा लिया, वो है ही नहीं ना। समझ में आया कुछ? मतलब मिक्सचर ऑफ फ्रूट में वो इंडिविजुअल फ्रूट का कितना वेट था, समझ में आया? तो ऐसे ही मिक्सचर ऑफ गैस में, बिकॉज एटमॉस्फेयर में कोई एक गैस है क्या? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तरह तरीके की गैस है। यस और नो? तो ये पूरी गैस में हम पूरा प्रेशर नाप रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमें सिर्फ किसके प्रेशर से लेना देना है? ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के। समझ में आया? जब हम पूरे के पूरे एप्पल पे कितना वेट था, कितना कम हुआ, पूरे एप्पल को नहीं देख रहे, पूरे एप्पल में से सिर्फ वही एप्पल को देख रहे हैं जो 100 ग्राम का था। समझा? मतलब मिक्सचर ऑफ एप्पल में से वो इंडिविजुअल एप्पल। यस और नो? वैसे ही अपनी एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारी गैसेस होती है। तो बहुत सारी गैसेस में से हम पूरी गैसेस का प्रेशर देखेंगे या इंडिविजुअल गैस का? एग्जैक्टली। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सारी गैसेस मिलके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाती है। यस और नो? पूरी गैसेस का मिक्सचर। अब एक गैस तो है नहीं एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी गैसेस है।
तो पूरी गैसेस का मिक्सचर मिलके एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करता है, यस और नो? ओके फाइन। लेकिन मैं बोल रहा हूं पूरी गैसेस के मिक्सचर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ ऑक्सीजन का कितना है वो बता दो। तो जब मैं मिक्सचर ऑफ गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है वो देखूं, दिस इज पार्शियल प्रेशर। क्या तुम्हें समझा? पक्का? ओके मतलब एटमॉस्फियर, मैं भी सांस ले लेता हूं, तो मैंने लंग्स के अंदर कौन सी वाली एयर डाली? रॉन्ग आंसर बेटा, हमारे यहां पे कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाएगा, जो भी आस पास है वो सब अंदर जा रहा है। समझ में आया? अरे तुम सोचो जरा, अगर तुम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेते, इसका मतलब तुम्हें आसपास की स्मेल आती ही नहीं ना। अगर स्मेल आ रही है, तूने करा क्या? नहीं, तूने करा क्या? नहीं। ऐसे करते हैं ना हम, इसलिए मतलब पता चल रहा है आसपास क्या हो रहा है।